साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं वार्तालाप न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 1 तारीख को 7वां चरण होना है। और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ फहद सिद्दीकी साहब, जिनका नाम है। मैं इनसे पूछूंगा लोकसभा 2024 का उत्तर प्रदेश का क्या है माहौल। मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे परिचय कराता हूँ। सर, 2024 लोकसभा चुनाव 2024 का है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? पहले तो वार्तालाप को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को नमस्कार कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जी, नॉर्मली मैं कैमरे के सामने आता नहीं हूँ। ये हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, चट्टी चौराहों पे बैठने वाले और अपनी छोटी मोटी राय रखने वाले। लेकिन फिर भी आप स्पेशली आए फ़ोन करके मेरे पास, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए, हर बार का चुनाव इस बार के चुनाव से काफ़ी अलग है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि इस एक वक्त था, आज से तकरीबन 2014 से पहले, जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता था, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, तो वहाँ पे देखा जाए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर तकरीबन 10 या 20 लाख वोट हो, तो जो विनर होता था वो पाता था आपको 30% वोट, उसके रनर अप पाता था 28% वोट। तकरीबन मान लीजिए कि पूरे वोट डिवाइड होते थे। यहाँ तक कि जो तीसरे चौथे नंबर पे भी होता था वो भी अच्छा खासा वोट पाता पाता था। लेकिन 2014 के बाद भारत के पूरे जो इलेक्शन सिस्टम है उसका इक्वेशन चेंज हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए कि 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जब चार पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है, तो एक भारतीय जनता पार्टी जो कि 50% वोट लेके अपने साथ जाती है। अब बचे हुए 50% जो वोट है वो पूरी पार्टियों में बढ़ जाता है। ठीक है। अब उनमें से जो ज्यादा ले आए, अगर बीजेपी को हराना है तो यानी कि उस पार्टी को सारे को मिला करके 50% से ज्यादा वोट किसी के पास है तो हम मान सकते हैं वो लीड कर रहा है। तो वैसे ही देखा जाए इस बार यूपी का चुनाव बहुत ज्यादा कश्मकश में है। जैसे कि मान लीजिए 2014 में उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत अच्छी सीट जीती थी, 64 सीट बीजेपी की आई थी। और 2019 में जो इनकी सीट आई थी तकरीबन 62 सीटें आई थी। राइट। लेकिन 2024 जो है ये चुनाव का जो माहौल है, ये 2014 और 2019 के मुकाबले बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 14 में क्या था कि एक बदलता हुआ देश दिख रहा था कि न्यू इंडिया, न्यू रिवोल्यूशन, नया चेहरा, अब बदलेगा देश, घर घर मोदी सरकार। ये एक तरह का ये जो था ना, ये क्या कहते हैं उसको, एक एक वो था, एक एडजेक्टिव चला था, एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक नारा लगा था कि हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो वो नारे ने इतना इफेक्टिव था कि इसने मोदी को 280 या 82 सीट दे दिया। लेकिन 2019 में इनकी हालत थोड़ी पतली हो गई थी। चाहे उसको नोटबंदी कह लीजिए, उसको जीएसटी इम्प्लीमेंट कह लीजिए, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ उसने पूरे देश को एक डोर पे लाके, एक लाइन पे लाके उसने खड़ा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ क्या चुनाव के माहौल में क्या प्रभावित करेगा चुनाव को? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा प्रभावित तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर राम मंदिर, अगर ये 2019 में बनाते हैं, अगर पुलवामा अटैक ना होता, अगर पुलवामा अटैक बाई द वे, अगर हमारे जवान शहीद नहीं होते, पुलवामा जो अटैक जो पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किया गया था, अगर वो नहीं होता, अगर उस वक्त राम मंदिर बनता, तो हो सकता है इनकी सीट 350 से भी ऊपर आ जाती। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए द्वारा एक नारा लगाया जाए 400 पार का, इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 400 पार एक स्लोगन है। अभी 2021 में जो बंगाल में इलेक्शन हुआ था उसमें अमित शाह जी ने कहा था इस बार हम 200 सीट ला रहे हैं, लेकिन 60 65 70 पे आके सिमट गए वो। तो वो नारा है। अब देखिए, यूपी के इलेक्शन की जब बात है तो यहाँ पे कुछ ऐसी सीटें हैं जो आप लिख लीजिए, हो सकता है ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लगभग अगली पारी जो इससे पहले 2019 का चुनाव था, 62 सीट ले गए थे। तो क्या इस बार क्या लग रहा है 2024 में कम होगा या ज़्यादा होगा? देखिए, पिछली बार का चुनाव ना उत्तर प्रदेश में ना दो सबसे बड़ी पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में जो 20 से 30% जो दलित वोटर्स है वो हमेशा इनके साथ रहे हैं। तो इसलिए इनका वोट बैंक बहुत मजबूत है। और समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत अपनी पकड़ रखती है। लेकिन 2019 में जब इनका अलायंस हुआ तो इस अलायंस से इन्होंने, नेता लोगों ने अपने एंड पे तो अलायंस कर लिया, लेकिन जो इनकी पब्लिक है, इनकी जनता है, वो मेंटली तौर पे अटैच नहीं हो पाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे अगर बीएसपी के कैंडिडेट अगर है, बीएसपी का कैंडिडेट से अगर कोई अगर प्रत्याशी लड़ रहा है, तो वहाँ के जो जो सपा के जो स्ट्रांग फॉलोअर्स है उन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने वोट कहीं और कर दिया। वही हाल उसको ऐसी जगह हुआ कि जहाँ पे सपा के प्रत्याशी
खड़ा है वहाँ पे, अगर बीएसपी ने वहाँ पे अपना ज़्यादातर वोट कहीं और कर दिया, जिसकी वजह से यूपी में टोटल 18 सीटें ही लोग ला पाए थे, बाकी सीटों पे इनका काम खत्म हो गया। लेकिन सर यूपी में कुछ हार्ड सीटें मानी जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाजीपुर, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बनारस, मिर्ज़ापुर, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पहले हम शुरू करते हैं सहारनपुर से, क्योंकि पहले फेज में सहारनपुर का इलेक्शन हो गया। सहारनपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले 2019 में वहाँ पे राघव थे, वहाँ पे हाजी फजलुर रहमान साहब जीते थे, उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक वोट जीते। उससे पहले वहाँ से बीजेपी के जो थे राघव लखनपाल जी थे वहाँ से, लेकिन राघव लखनपाल जी जो थे वो उनको तकरीबन 4,60,000 या 70,000 वोट मिला था। लेकिन दूसरे नंबर पे थे वो इमरान मसूद थे, जो मोदी लहर के बावजूद भी वो 4,07,000 वोट लेकर के आ गए। इस बार क्या है, इस बार मोदी लहर कम है, इस बार कांग्रेस बहुत ही मजबूती से लड़ रही है, उनका कैंडिडेट भी इमरान मसूद है। और वहाँ पे ये सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ वोट सपा का, क्योंकि सहारनपुर एक ऐसा समीकरण है ना जहाँ पे 45 से लेकर 50% के बीच वहाँ पे माइनॉरिटी के वोट्स हैं। और कहीं ना कहीं इस बार ट्रिपल तलाक मुद्दा, एनआरसी, सीए, इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है, तो हो सकता है कि मे बी इट्स, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जो माइनॉरिटीज़ है उसमें 70 to 80% माइनॉरिटी है, 90% कह सकते हैं, वो एक तरफ जाए, किसी एक पार्टी एंटी बीजेपी वोट करे। तो हो सकता है सहारनपुर की जो सीट है वो इमरान मसूद निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी से काफ़ी प्रभावित होकर बीजेपी के सपोर्ट में हैं। 3 तलाक को लेके, तमाम मुद्दों को लेके बीजेपी का सपोर्ट करें, कहीं न कहीं मीडिया पे आपने देखा होगा। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए बीजेपी की वुमेन्स तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिशत नहीं है। पसमानदा मुसलमानों पे काफ़ी इनका फोकस रहा है। ये सब पसमानदा मुसलमानों पे फोकस नहीं, ये इनकी का आइडियोलॉजी है। इनको ये दिखाना होता है कि बीजेपी को कि सबका साथ सबका विकास। हिंदुस्तान में अगर इनको वाकई पसमानदा मुसलमानों की अगर इतनी अगर फिक्र होती, तो 572 जो 400 तकरीबन 37 से 40 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, एक भी कैंडिडेट इन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। सिर्फ केरल से दिया एक मुस्लिम को, जहाँ पे वो वहाँ पे उनकी नोटा से भी कम वोट आते हैं। 2019 में इन्होंने मालदा उत्तर, या मेरे ख्याल से मालदा उत्तर से इन्होंने महफूजा खातून को टिकट दिया था, जो बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ की। लेकिन इस बार उनका भी टिकट कट गया। अगर इनको वाकई पसमानदा मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती तो इनको एटलीस्ट एक आध टिकट देते हैं, ताकि जहाँ पे इतनी बड़ी कैबिनेट्स है, इतने ज़्यादा एमपीज इनके आते हैं, इतने ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, उसमें से नॉट अ सिंगल पर्सन इज मुस्लिम। तो ये इनका एक स्लोगन है कि हमें पसमानदा मुसलमानों को साथ लेके चलना है। सर आपने मेरी बातों को काटा, कहने का मतलब ये जो 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, कितनी सीट एनडीए के खाते में और कितनी सीट इंडिया के खाते में जाने की उम्मीद है? देखिए अगर इस अभी जो इलेक्शन का माहौल है ना, इसमें जो भारत की जो मीडिया है टोटल, ये पूरी मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक है लेफ्ट मीडिया, जो कि एंटी मोदी कैंपेनिंग चला रही है, वो मोदी को 220 सीट दे रहे हैं, 200 सीट दे रहे हैं। और एक है जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, आपको पता ही होगा कि क्या बताना, ये बात छुपी हुई थोड़ी है जनता से। तो वो मोदी को 400 350 पार दे रहे हैं। लेकिन एक रास्ता आता है बीच का, जो बीच का रास्ता है ना, वो ओवरऑल जो सीट दे रहा है ना, वो 35 से लेकर के 40 से लेकर के 50 सीट के अंदर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है यूपी में। क्योंकि देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इससे 40 से लेके 50 के बीच में तकरीबन उनको इस बार, पिछली बार तो उनको 18 सीट का नुकसान हुआ था, इस बार उनको 15-20 सीट का नुकसान और होगा। सीट का नाम मैं आपको जुड़ा दे रहा हूँ, आप हैं तो लगभग बता दें आप कौन कौन सी सीट ऐसी हैं जो इंडिया के खाते में जाने वाली है? एक तो आप सहारनपुर मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा कैराना, वहां से इकरा हसन निकालनी है। तो देखिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक आपको कैराना हो गई। मुजफ्फरनगर जो सीट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट है, आपस में लोग बहुत टकराव है, क्योंकि यहाँ पे जो संजीव बालियान थे उन वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। हरिंदर मलिक एक जाट है, वहाँ पे जाटों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है यहाँ मुजफ्फरनगर से भी मामला काफ़ी टफ पे हो सकता है, क्योंकि इस बार ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा है नहीं जिसपे बीजेपी बहुत ज़्यादा उसको बूस्टअप करे। तो यहाँ पे मामला टक्कर का है। बिजनौर से हो सकता है समाजवादी पार्टी निकाल ले टिकट, कंफर्म है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से नगीना में मामला फंस सकता है, क्योंकि नगीना में अगर आप देख रहे हैं कि नगीना में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनकी पकड़ है मुसलमानों के बीच में। और नगीना एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पे 50% के आसपास मुसलमान हैं और दलित हैं। अगर वहाँ पे पूरी माइनॉरिटी अगर एक तरफ आके वोट करे और दलित समाज के भी कुछ लोग आ जाए, तो हो सकता है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से निकाल लें। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में पहले चरण में जैसे कुछ सीटें हैं, जैसे आपका सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर,
नगीना, बिजनौर, ये आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सीटें बताइए, क्या एनडीए खाते में जाएगी या इंडिया खाते में? देखिए सहारनपुर कैराना जो है ये कंफर्म है। देखिए सहारनपुर क्या कैराना कंफर्म है? ये कांग्रेस के पास जा रही है, सॉरी इंडिया अलायंस के पास जाएगी। सहारनपुर कैराना आपको मुरादाबाद रामपुर, यहाँ पे दो सीटें जो फंस सकती हैं, दो नहीं बल्कि तीन कह सकते हैं। एक मुजफ्फरनगर की सीट फंस सकती है, तो यहाँ पे लड़ाई टफ है। और एक सीट पीलीभीत, पीलीभीत तो कंफर्म है बीजेपी के पास जा रही है, क्योंकि एक वक्त था कि वरुण गांधी को यहाँ पे 7 लाख 7.5 लाख वोट से जीता करते थे, पहले फेजेस में ये था। अब दूसरे फेजेस में अगर आप आ जाएं, सॉरी आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता दूं। दूसरे फेजेस में आपको है कि अमरोहा हो गया, ये कंफर्म, ये चांसेस हैं आपको, ठीक है। आपको इसमें एक है, आपको है मेरठ। देखिए मेरठ का समीकरण बहुत ही अलग है, क्योंकि मेरठ में 2019 में जो सपा का प्रत्याशी था उसको तकरीबन मिले थे आपको 4 या 5 हजार वोट से बंदा हार गया था वो। और इस बार क्या किया कि वहाँ पे मुसलमान जो है, माइनॉरिटी जो है वो 35% के आसपास है, और जो दलित है वो आपको 20% के आसपास है। इस बार सपा ने क्या किया, वहां से एक दलित को चेहरा बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, सारी माइनॉरिटी का वोट सपा को जाएगा। सपा के कुछ अपने वोट्स होंगे, हो सकता है कुछ दलित के वोट्स भी उनके साथ जाए। तो चांसेस है मेरठ सीट, इसमें दूसरे फेज में मेरठ और अमरोहा, हो सकता है ये दो सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाए। बाकी के आप देख लें, बागपत, बागपत से आरएलडी जो है, वहां से जो अलायंस है आपको बीजेपी से, वो निकाल रहे हैं चलिए आरएलडी। बात करते हैं 7वें चरण की। जी। पूर्वांचल में कुछ सीटों पे 7वें चरण में वोट होने वाला है 1 तारीख को, जैसे कि गाजीपुर, घोसी, बनारस, चंदौली, और आपका ये है आजमगढ़ हो चुका है वो छठे चरण। इसमें क्या लगता है? देखिए 7वें चरण का जो तो अब फाइनल इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर 3 दिन बाद हम लोग को रिजल्ट तो मिल ही जाना है उसका। देखिए इसमें जो गाजीपुर, हम शुरू करते हैं गाजीपुर से, क्योंकि आप रहने वाले गाजीपुर के ही हैं। तो गाजीपुर की जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं मामला जो है यहाँ पे अफजाल अंसारी के हक में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए अफजाल अंसारी एक माइनॉरिटी है, और गाजीपुर में जो माइनॉरिटी तकरीबन 10% से भी कम होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन उनके पास जो अपने वोटर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। और सपा के जो, देखिए हम जो अपना जो इक्वेशन बनाते हैं वो प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे कैसी पॉपुलेशन है, वहाँ पे कास्टेस क्या क्या है, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे किस कास्ट का रुझान किसकी तरफ है, प्रॉपर के इक्वेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ सीटें गाजीपुर में सीट निकल सकती है। घोसी में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि राजीव राय वहाँ से सीट निकाल लें, क्योंकि वहाँ पे जो अजय, जो राजभर जी हैं, उनके बेटे के खिलाफ लोगों की बहुत नाराजगी है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो जाति समीकरण से बधी हुई है, इसलिए कि 2019 में जब मनोज सिन्हा जी चुनाव जीते थे गाजीपुर लोकसभा से, तो काफी विकास किए, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पर चुनाव जब अफजाल अंसारी उनके खिलाफ लड़ते हैं तो अफजाल अंसारी सांसद होते हैं। अलग सिचुएशन है। एक तो उनके ऊपर जो टैगलाइन लगाओ, जब तक सांसद बने रहते हैं वो इतना कोर्ट कानून कचहरी के बीच इतना घिरे रहते हैं, वो शायद ये मान लीजिए कि उनको वक्त ही नहीं मिल पाता होगा इन चीज़ों के बारे में सोचने का। जहाँ तक आप भी मेरी बातों से शायद इत्तेफाक रखेंगे अगर, तो खैर छोड़िए ये सब चीज़ें पे, हम सीट पे डिस्कस करते हैं कौन कहाँ से कितनी सीटें निकालेगा। आपको चंदौली हो सकता है, चंदौली किसके खाते में जाती है? चंदौली हो सकता है मुझे सपा खाते में जाती हुई दिख रही है मुझे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। आपको बलिया हो सकता है, सनातन जी जो होगा वो सीट निकाल लें इस बार। गाजीपुर, चंदौली, बलिया बोल दिया मैंने आपको। हो सकता है आपको घोसी वाली सीट जो है मैंने बता दी आपको सपा की। अब आगे आपको गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी। बाकी पे लड़ाई टफ है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो गोरखपुर का क्या स्थिति रहेगी? देखिए गोरखपुर की स्थिति कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी पेचीदा है, क्योंकि वहाँ पे जो निषाद जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। आज किसी निषाद को टिकट दिया वहाँ से, काजल निषाद को टिकट मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सारे निषाद हैं, देखिए एक बहुत बड़ा तबका निषाद का, एक कुछ तबका माइनॉरिटी वोट्स का, कुछ तबका आपको यादव वोट्स का, बैकवर्ड वोट्स का, वो निषाद की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन बीजेपी तो खैर जादू करने में माहिर है। हो सकता है कि बीजेपी का कुछ ऐसा चक्रव्यूह चले वहाँ पे, कि चक्रव्यूह इन द सेंस ऑफ कि कुछ ऐसी वेव्स आए, लोग वोट एक तरफा हो जाए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ कहना बहुत इजी होगा, क्योंकि वहाँ पे फाइट बहुत टफ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि वहाँ पे कौन जीत रहा। लेकिन हाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जो यू कैन से दैट कि ये बीजेपी 100% शॉर्ट में विन करी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आगरा हो गया, आपको हो गया फतेहपुर सिकरी हो गया, हाथरस हो गया, एंड आपको क्या कहते हैं, आपको बहुत सारी सीटें हैं, बनारस, गोरखपुर, आपको हरदोई हो गया, गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है, आपको गाजियाबाद की सीट है। कुछ ऐसी टोटल 20 ऐसी सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो आप कंफर्म कह सकते हैं, लिख करके देख सकते हैं कि ये बीजेपी जीत रही है। और कुछ ऐसी 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो आप कंफर्म कह सकते हैं ये सीटें सपा के खाते में जा रही हैं, जैसे कि मैनपुरी आपने देखा अभी लास्ट री इलेक्शन में क्या हुआ।
मैनपुरी हो गया आपको, कन्नौज हो गया आपको, आजमगढ़ की सीट हो गई, कहीं ना कहीं श्योर शॉट फैसला इसका है। आपको सहारनपुर हो गया, आपको संभल हो गया जो बर्ग साहब के पोते हैं, आपको अमरोहा, अमरोहा में भी फाइट टफ है लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पे। आपको बहुत सारी सो मेनी सीट्स की, मतलब जो 10-20 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जीतती हुई दिख रही है 100%। अब 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, लेकिन बची हुई सीटों पे फाइट बहुत स्ट्रांग है। ये अभी प्रेडिक्ट कर पाना कि क्या होगा, इट्स बहुत डिफिकल्ट है ये। देखिए, मेरी बात फैज सिद्दीकी साहब से हो रही थी जिन्होंने अपनी राय रखी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मेरे चैनल पे आके अपना इंटरव्यू दिया आपने। आप देख रहे हैं वार्तालाप न्यूज़। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।